हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। अब आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आदिवासी कौन लोग हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने यहाँ पे जो बात की थी, ये जो चित्रपट कथा के माध्यम से समझने की कोशिश की थी हमने यहाँ पे, इसमें क्या था कि मूल रूप से जो हाशिए पे खड़े हैं लोग, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हाशिया के बारे में ही चल रहा है कि कैसे कोई भी लोग हाशिया में आ जाते हैं या शामिल हो जाते हैं, तो इसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किए थे कि आदिवासी वर्ग के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हाशिए पे ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाशिए का मतलब मैंने बता चुकी हूँ वहाँ पे पहले और दूसरे पार्ट में भी, और इसमें आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वहाँ पे आप पहला और दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट कीजिए, देन तभी आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था कि जैसे आपके पास एक कॉपी है, कॉपी में छोटा सा हिस्सा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप अभी अपनी नोट्स उठा के देखेंगे, यदि प्लेन नहीं है तो उसमें क्या होता है, जिसका वाइट पेज होता है, ठीक है, रफ वगैरह में आपके इधर साइड नहीं बना रहता है, बट जो कापियाँ होती हैं मतलब उनका वाइट पेज होता है, उसमें क्या होता है कि इधर साइड एक थोड़ी सी प्लेस छोड़ी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। ठीक है, हमारे वो किसी यूज का नहीं होता है। दैट मीन्स यही हमारे समाज में होता है कि ये पूरा समाज हमारा अच्छे से जी रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ समुदाय हाशिए पर हैं। ठीक है, जैसे ये कापी का पन्ना थोड़ा सा हाशिए पर रखा गया है, सेम इसी तरह हमारे समाज के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कि हाशिए पर आज भी बने हुए हैं, जिनमें से एक आदिवासी वर्ग था। इसके बारे में हमने समझा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जानने की सबसे पहले कोशिश करें कि आदिवासी कौन लोग हैं। तो इसमें बताया गया है कि आदिवासी शब्द का मतलब होता सी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे आदिवासी का, तो यहाँ पे क्या आएगा, आदिवासी। आदि मतलब कि जो बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं यहाँ वहाँ पे मूल रूप से रह रहे हैं, या और निवासी। वासी का मतलब क्या होता है, वासी, इसका मतलब होता है निवास करना। ठीक है, हम किसी देश के वासी हैं, हम बोलते हैं ना हम भारत के देशवासी हैं, या कि कहीं और के हम वासी हैं। तो यहाँ पे आदिवासी का मतलब सीधे तौर पे हो गया मूल निवासी, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, यानी कि ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ठीक है, यानी कि इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है कि इंडिया की लगभग, यानी कि हम बात करें तो अप्रोक्स 8% जो आबादी है इंडिया की, वो उसमें आदिवासी शामिल हैं। ठीक है, देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो देश के, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे लिए कि 8% आबादी तो ठीक है रहती है इंडिया में, देन उसके बाद होता क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे मिनरल्स निकलते हैं, या कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में ही है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो झारखंड का जो जमशेदपुर है, राउरकेला हो गया, आपको इसको लिख लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आदिवासी ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि आदिवासी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मतलब खनन और औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके में पाए जाते हैं, या जहाँ पे खनन और औद्योगिक क्षेत्र पाए जाए, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर खुदाई, क्योंकि हम कहीं भी यदि कंपनी लगाना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है, या कि हम कहीं से मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो हम गांव नहीं खोदने जाते हैं, जंगल में ही जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाका हो गया, जंगली इलाका हो गया, तो ऐसे ही क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे खुदाई करते हैं। ठीक है, तो एकदम सीधा सा फंडा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि आदिवासी जंगल में रहते हैं, और हमें ज़्यादातर जो भी खनिज पदार्थ वगैरह मिलते हैं, तो हम गांव की खुदाई नहीं करते हैं,
कहाँ खुदाई करने जाते हैं या कि कहाँ ढूंढने जाते हैं, खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों में, ठीक है। और इसके बाद ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, तो इनमें से जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया और बोकारो हो गया, भिलाई, मतलब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती है, यानी कि हम बात करें तो ऐसा कह दें कि बिल्कुल जितनी आदिवासी आबादी है वो सभी के सभी जंगल में रहती है या उनका एक तरह का रहन सहन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये कुछ राज्य हैं, हालांकि हर एक राज्य में आदिवासियों की संख्या है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा कम है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और इनका भी मैं आपको क्लू बताती हूँ वो क्यों ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला एरिया कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो मैंने अभी जमशेदपुर आपको बताया झारखंड का, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। यानी कि जो इधर से यदि हम बात करते हैं, ये हमारा सिक्किम, यहाँ से ये जो उत्तर पूर्व के स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंध्र प्रदेश हमारा हो गया, पश्चिम बंगाल जो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमारा है कि नागालैंड और त्रिपुरा में आदिवासियों की संख्या जो है वो काफ़ी मात्रा में रहती है, ठीक है। और ये क्षेत्र जब आपकी पर्यावरण रिपोर्ट आती है वहाँ पे आप देखोगे जो वन पर्यावरण रिपोर्ट आती है, ठीक है, इनमें से आपको पता होगा कि एमपी फर्स्ट स्थान पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा घने जंगल भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में आदिवासी जो होते हैं वो ज़्यादा संख्या में निवास भी करते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो लोहा, तांबा, जो भी, जैसे हम झारखंड को ही लें या छत्तीसगढ़ को लें, तो यहाँ पे कई सारे यंत्र स्थापित किए गए हैं और यहाँ से कई सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, हमारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। बहुत सी आपको एमपी में ही इतनी कंपनियाँ मिलेंगी कि आप यदि कभी एमपी के हो तो आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत ज़्यादा एमपी में सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा सीमेंट फैक्ट्रियाँ क्यों हैं, क्योंकि ज़मीन से पत्थर बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, तो पत्थर से सीमेंट बनाई जा रही है और कई तरह के पत्थर मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है इन राज्यों में, और इसीलिए इन राज्यों में आदिवासी जो जनसंख्या होती है, तो बस मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकती कि किसी क्षेत्र और स्टेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम याद रखने के लिए कहीं और से यदि इंटरलिंक कर सकते हैं तो वो हमको अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। कि हाँ एमपी में या झारखंड में या छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा होता है, मतलब जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमने पढ़ा कि आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनरल्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद हमारा आता है, और यहाँ पे जो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ के स्टेट है, उत्तर पूर्वी स्टेट हैं, यानी कि इस एरिया को हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी स्टेट कहेंगे। ये हमारा इंडिया पूरा, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ का ये जो एरिया है ये हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे ही यदि आप अच्छे से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आज का आपका यही क्वेश्चन होने वाला है कि 7 सिस्टर नाम से कौन कौन स्टेट जाने जाते हैं, या 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको उत्तर पूर्वी राज्य के ही हैं, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ही हैं, बस इतना। और यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो बस हिंट काफ़ी है, और यहीं पे आपको आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इन राज्यों में जो है आदिवासियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है। अकेले उड़ीसा में ही 60% से ज़्यादा लगभग जनजातियाँ समूह रहती हैं, ठीक है।
यानी कि जनजातीय समूह कहाँ रहती, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही 60% रहती है। और उसके बाद बात करें, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत अच्छी एक बात यहाँ पे जानने को मिल रही है कि जो हम सब में, यानी कि हम बिल्कुल परेशान रहते हैं, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम बहुत अमीर, हम बहुत गरीब, तो हमारे ही देश में ये जातियाँ रहती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई प्रकार के जाति धर्म के रहन सहन वाले, मतलब रीति रिवाज को मानने वाले, कई प्रकार के खान पान को अपनाने वाले बहुत मतलब अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं। ठीक है, जिनमें से एक आदिवासी भी है। और इनमें यदि हम बात करें तो इनमें बहुत अच्छी एक बात होती है कि ऊंच नीच का फ़र्क इनमें बहुत कम होता है, इसीलिए ये हम सबसे थोड़ा अलग दिखते हैं। ठीक है, मतलब अलग दिखने का मतलब ये नहीं कि फेस कट अलग होता है, इनका रहने का रवैया, इनका काम करने का तरीका, वो सब चीज़ें थोड़ा हम सबसे हटके होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। ठीक है, तो इनमें आदिवासियों में कौन से होते हैं, बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। और इसमें ये जो जनजातीय वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कास्टों के लिए एक ऑफिशियल वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, कि क्या कैसे होता है, शब्द दिए गए हैं उनके लिए, प्रशासनिक शब्द जो होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए तो और जो भी हमारी जनजाति है उनके लिए तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, और उसके बाद बात करें एसटी हो गया तो शेड्यूल ट्राइब हो गया यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं तो आप हमेशा ये देखते हो कि वहाँ पे जब भी हम कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं उसमें ये नहीं लिखा रहता कि आदिवासियों के लिए या कि और भी जितने भी हमारे इंडिया में कास्ट होते हैं उन सब के लिए, तो उसमें ये नहीं लिखा रहता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग, सीधे तौर पे ऐसे ही स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। और हम समझ जाते हैं कि सामान्य वर्ग में कौन कौन से जाति के आते हैं और अनुसूचित जाति में कौन कौन से हैं और अनुसूचित जनजाति में कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म आदि धर्मों से बहुत ही अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनके पूर्वजों के द्वारा उनको मिली है, जो भी विरासत मिली है, जो भी संपत्ति मिली है, तो उनका क्या करते हैं वो, मतलब अच्छे तरीके से उनका रख रखाव करते हैं, उनको ही अपना भगवान मानते हैं। जैसे कि हमें हमारे पुरखों के द्वारा क्या मिली, विरासत में हमको ज़मीन मिली, हमको मकान मिला, हमको जो भी इज्जत मिली वो उनको बना के रखते हैं। ठीक है, कि ये उनकी देन है और उन्होंने दिया तब हमको मिली, तो हमारे भगवान कौन है, वो हैं। यानी कि यदि हम बात करें तो वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में यदि कोई हमारे भगवान है तो हमारे मम्मी पापा हैं। वो क्यों मम्मी पापा हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम भगवान से कितनी भी मिन्नतें कर लें तो लक बाई चांस हो सकता है कि कभी पूरा हो जाए, लेकिन हम मम्मी पापा से एक बार मांग लिए, ठीक है, प्यार से दे रहे हैं तो ठीक है, जिद से दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सारी इच्छाओं की पूर्ति वही करते हैं एनी टाइम, मतलब कि 24/7 आप कभी भी मांगो, किसी भी टाइम आपको मुसीबत हो, यहाँ तक कि मांगना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है और ख़ुद से ही वो दे देते हैं हमें। ठीक है, हमें ये भी कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि मतलब इनको कैसे पता चल जाता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारे पास आ जाती है। और ये आप सभी ने बिल्कुल अनुभव किया होगा कि आपको जो चीज़ चाहिए वो बिल्कुल आपके पास होती है,
यानी कि हम यदि भगवान को मानते हैं, भगवान को हम क्या आस्था रख के मानते हैं कि हम जो चाहेंगे भगवान सब कुछ देता है। भगवान के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए। इसलिए यदि हमारे वर्तमान समय में कोई भगवान है और यदि किसी की पूजा करनी चाहिए तो वो हमारे मम्मी पापा हैं। लेकिन सिर्फ ये ज्ञान की बातें हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। हम लोगों की नज़र में जो आज के बहुत मॉडर्न बच्चे हो रहे हैं, तो उनकी नज़र में शायद कहीं ना कहीं ये सारे जो संस्कार हैं वो रीति रिवाज हैं। तो हम बहुत मतलब इनको क्या समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं बहुत हम स्मार्ट हो गए हैं, मम्मी के चरण स्पर्श करेंगे या पापा के चरण स्पर्श करते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे संस्कारों में बताई जाती हैं, ऐसा करते हैं तो हम क्या एक मतलब गवैया टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि यदि हम गांव की भाषा में कहें तो एक गवार टाइप के हम अपने आप को समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप में बहुत ऊंचा बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में हम गवार होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नाम की तो चीज़ रह ही नहीं जाती है। हम बहुत अच्छे से बढ़िया वेल मेंटेन कपड़े वगैरह सब कुछ पहने हैं, अब सोच रहे हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, और वहाँ पे यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं है ना, तो जीवन जो होता है वो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं मिलने वाली कहीं पे। इसलिए हमें संस्कार भी हमारे अंदर जो होते हैं घर से मिलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और उनको अपनाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यदि हमसे हिंदी नहीं आती, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, तो बहुत अपने आप को मतलब हीन दृष्टि से देखते हैं। हम खुद देखते हैं हम खूबसूरत नहीं, हम खुद अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं होता। जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, दूसरी क्या करेगा हमारी इज्जत। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत अपने खुद से करनी होगी, उसके बाद सब हमारी इज्जत ज़रूर करेंगे। और ये बिल्कुल अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश की भाषा हिंदी है, हम नहीं बोलेंगे, बहुत हमको शर्म फील होगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। एक चाइनीज अपनी चाइनीज भाषा बोलना नहीं छोड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दिखावटी में ज़्यादा जीते हैं कि नहीं हमको मतलब ऐसा कुछ बोला जाएगा, जिसको बोलना बोल दे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाके हिंदी बोल के आए थे, तो वहाँ पे सब लोगों ने सुनी उनकी बातें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं अपनी जो लैंग्वेज है उनको नहीं बोलूँगा। उन्होंने हिंदी में उपदेश दिया, बहुत अच्छा खासा दिया, सबने सुना। तो इसलिए हमको ये सारी बातें अपने अंदर कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कारों को भी रखना चाहिए। मेरा कहने का मेन मतलब यही है। और यहाँ पे आपको पढ़ने से भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने ना तो जैसे हिंदू धर्म में होता है आप अपने राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, आपके जो भी और भी अन्य आराध्य देवता हैं आप उनकी पूजा करो, इस्लाम में जो भी उनके अल्लाह वगैरह होते हैं उनकी पूजा करो, ईसाई में जो उनके होते हैं देवता उनकी पूजा करते हो। लेकिन यहाँ पे ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ये लोग इसकी पूजा करते हैं जिससे इनका जीवन चलता है, जिन्होंने इनको ज़िंदगी दी, जिन्होंने इनको जीने का सहारा दिया, उनकी पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे कुछ हमको सीखना चाहिए और बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए। हमेशा कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत होशियार हैं, एकदम बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी एक मूर्ख आदमी भी कुछ ऐसी बातें बोल के चला जाता है जो हमारे जीवन के लिए यदि हम अपनाएं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए हमें हमेशा सबकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको सबकी बात पे गौर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन सकती है और हमारा जीवन का रवैया बदल सकती है। तो सबकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, और अपने संस्कारों को तो कभी नहीं भूलना चाहिए और ना कभी शर्म करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि हम हाई पोस्ट में जाते ही क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को, यदि मम्मी पापा हैं, किसी को दिखाने में शर्माते हैं। आज यहाँ पे बिल्कुल आपको जीता जागता मैं एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ट्रैक जा रहा है उल्टा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे आज आप व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो, फेसबुक के डीपी लगाते हो, सबकी आप डीपी लगा लोगे,
ठीक है। प्रोफाइल पिक जो हम लगाते हैं, आप नहीं, मैं भी बता रही हूँ, मैं भी इस दुनिया में हूँ, मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, सबकी बात मैं कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बहुत अच्छी अच्छी सेल्फी लेके लगाते हैं, लेकिन हमारी डीपीओ में बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे होंगे कि जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे उनके पेरेंट्स की कभी लगाई जाती होगी पिक। अदरवाइज़ आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी देखिए, हम अपनी तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं क्या हमको खुद नहीं अच्छे लगते हैं। बहुत से बच्चों की ऐसी सोच, मैं सबको नहीं कहती हूँ, ठीक है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सबको नहीं कहती, बहुत भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत उनमें महानता होती है, बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कैसे देखोगे, आप अपने आप से ही, यदि आप इस जनरेशन के हैं और यहाँ पे आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप में ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि आप या आपके फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में अच्छे संस्कार हों, आप ऐसा करते हो, तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना बताने में शर्माते हैं, और यदि हम डीएम बन गए तब तो हम और बताने में शर्माते कि हमारे पेरेंट्स। तो ऐसी सोचे हम दिखावटी, मेरा तो मानना है कि खोखली दिखावटी है, बाकी के कुछ नहीं है, एक थोथा छाना है, ठीक है, जो ऐसा करते हैं वो ऐसा यहाँ पे, जबकि कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, जिन्होंने हमें जीने का सहारा दिया, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, आज हम उनको इतना लायक नहीं समझ रहे हैं कि किसी के सामने हम पेश कर सकें, कहीं पे लेके जा सके उनको अपने साथ, हम इतना उनको नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी ये एक समस्या है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा इनमें आते हैं। अब खैर, आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोगों में संस्कार भी कूट कूट के भरे होंगे। तो यहाँ पे यदि हम अब बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की मतलब कि आत्माएं होती हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है, ठीक है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पथ, यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ पथ है और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया, ठीक है। यानी कि 19वीं सदी में बहुत से लोगों ने आदिवासी धर्म अपनाया है और कोई बुरी बात नहीं है। यदि कहीं पे अच्छाई है तो हमको बिल्कुल अपना लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आप हिंदू धर्म, अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म अपनाएं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से हमें पता चल रहा है कि थोड़ी सी अच्छी बातें मिल रही हैं, तो वहाँ से चीज़ें हमको गेन कर लेनी चाहिए। हमको ये अपने आप को हमेशा ज़ीरो मान के चलो तो बेटर होगा। यदि आपने अभी से हीरो मान लिया अपने आप को ना, तो फिर तो आप ऑलरेडी हीरो बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर तैयारी करना ही हम छोड़ दें तो बेटर होगा, क्योंकि हम तो पहले से ही इतना इंटेलिजेंट समझ रहे हैं अपने आप को कि दुनिया में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको बस अपने आप को एक ऐसा मानना चाहिए कि हम एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, आता सब कुछ है लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता। ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम यदि हैं बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक मूर्ख व्यक्ति से बात ना करें। यदि वो हमारे फैमिली सर्किल का है या कहीं और का भी है, यदि हमारे सामने आता है, हमसे थोड़ा सा बात करना चाहता है, तो बिल्कुल बेझिझक हम उनसे बात करें, बेझिझक उनसे सारी बातें करें, वो जो करना चाहते हैं उनसे पूछें। क्योंकि हम जिस पद के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हमको कोई भी एजुकेटेड आके नहीं मिलने वाला।
जो एजुकेटेड होगा वो हमारे जैसे किसी और भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे दूसरे को संभाल रहे होंगे, पूरे ज़िले को संभाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उन्हीं गरीबों की हेल्प करनी है, उन्हीं दलितों की हेल्प करनी है, उन्हीं औरतों की हेल्प करनी है। सो इसलिए हमें जो अपना नैतिकता है वो हमेशा बना के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो मुख्य भाषा होती है संथाली ज़्यादा बोलते हैं ये लोग, और उसके बाद इनकी खुद की पत्र पत्रिकाएं अपनी निकालते हैं ये लोग, जो भी है पब्लिश करते हैं। इसमें यदि हम बात करें, ये परंपरागत पोशाक में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इनके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इनका पहनावा है। ये यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यदि आपके पास बुक होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। यदि हार्ड कॉपी में होगी तो और अच्छे से दिखेगा, और सॉफ्ट कॉपी में होगी तो फिर ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर गौर कीजिए कि उनका जो भी रंग बिरंगा पहनावा होता है, आप असम के लोगों को देखेंगे तो यानी कि उत्तर पूर्व के जितने भी लोग हैं उनके यदि पहनावा को देखेंगे, उनके रीति रिवाजों को देखेंगे तो वो काफ़ी हटके है, ठीक है। असम का ही क्या, आप किसी भी एमपी के भील जनजाति को देखेंगे या और भी बहुत सारे आदिवासी होते हैं, उनको देखते हो आप तो उनका भी अलग तरीका होता है। सब कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों का अलग तरीका होता है। तो इनका ये अपना है जो कि अपने अनुसार से ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो हमें सीखने योग्य मिली है वो क्या है कि प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, यहाँ पे आपने ये जो बातें हमने पढ़ी कि पर्वत हो गया, नदी हो गया, पशु हो गया, जो आदि होती हैं वो आत्माएं हैं, ठीक है। आदि की आत्माएं यानी कि यहाँ पे हम पर्वत को एक जीवित वस्तु मानते हैं। यानी कि हम ये नहीं मानते कि हमारी जो प्रकृति है वो एक निर्जीव है, और बिल्कुल निर्जीव है भी नहीं, माने ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेड़ पौधे सजीव ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्वत हो गए, नदी हो गए, पशु हो गए, तो ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन ये बहुत कुछ हमको देते हैं। और पशु का यहाँ पे आप यदि ऐसा लगाएं तो पशुओं से हमको दूध भी मिलता है। पशुओं से हमको क्या होता है कि खेत की पहले आदिवासी लोग जब रहते थे तो कोई ये जो ट्रैक्टर वगैरह से अब जुताई की जाती है तो वो सुविधा पहले नहीं थी। तो पशुओं यानी बैल से या कि जो हमारे होते हैं भैंस से, तो उनसे क्या किया जाता था कि खेत की जुताई की जाती थी, ठीक है। इसलिए पशु बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ये ना तो पेड़ बोल सकते थे, ना नदियाँ बोल सकती थी, ना पशु बोल सकते थे, लेकिन ये लोग हमें कितना कुछ देते थे और देते हैं, आज भी हमको दे रहे हैं। हमारी ये कमी है कि हम इनको किस तरीके से ले रहे हैं। यानी कि हम अपने इंडस्ट्री का सारा कचरा कूड़ा जितना भी है कहाँ डाल रहे हैं, नदी पे डाल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं पानी साफ़ नहीं है। हम खुद ही लापरवाही कर रहे हैं और उसकी खामियाजा भी हम खुद ही भुगत रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलती कभी मानते नहीं हैं। खैर ये हमारी एक बहुत अच्छी खासियत होती है हम सब की, ठीक है, कि हम अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। हम यही कहेंगे इस बार की सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार में कोई दम ही नहीं है। मतलब सरकार ने तो नदियों को साफ़ ही नहीं किया, गंगा को साफ़ नहीं किया, यमुना को साफ़ नहीं किया। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो किया। यदि आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि इंडिया के सुधार की बात आती है, ठीक है, तो यदि मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं अपने घर का, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो कुछ यदि पॉलीथीन की चीज़ें यूज कर रही हूँ, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें यूज कर रही हूँ, कोई फ्रूट्स खा रही हूँ, उसका जो छिलका निकलता है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकती है, ठीक है। तो आप ट्रेन पे यात्रा कर रहे हो, बस पे यात्रा कर रहे हो, कहीं पे आप रह रहे हो, वहाँ पे हम क्या करें कि सिर्फ अपना, किसी दूसरे का नहीं, किसी भी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना
मतलब अपना अपना हम क्या करें कि जो भी हमारे द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकाला जाता है, जितना भी कचरा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अपना एक जगह पे, जहाँ पे उसकी जगह निर्धारित है, वहाँ पे रखें। और उसके बाद हमारे जैसे हम अपना कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी अपना कर रहे हैं, हमारे गांव वाले अपना अपना कर रहे हैं, सिर्फ अपना अपना हमको करना है, ठीक है। और इस तरह यदि पूरा देश अपना अपना कर रहा है तो यकीन मानिए कहीं पे भी गंदगी रहेगी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसको फेंकने के लिए कहीं जगह चाहिए और वो हर एक जगह पे निर्धारित होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब गंदी आदत होती है, बस पे बैठे तो बस की सीट के नीचे फेंक देंगे, कॉलेज और स्कूल में है बेंच के नीचे ही फेंक देंगे। मेरा क्या जाता है, स्कूल में पियून लगा हुआ है, वो तो साफ़ करेगा ही, तो वहाँ पे हम लोग गंदगी फैलाते हैं। और कोई आता है तो बोलते हैं कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, टीचर अच्छा नहीं करते हैं, यहाँ के प्यून साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें यदि आप थोड़ा सा अपने आप में सोचिए कि यदि हम सब अपना अपना कचरा उठा लें तो गंदगी कहाँ है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि कचरा कौन करता, हम करते हैं। ट्रेन में जाके हम करते हैं, रेलवे स्टेशन में जाके हम करते हैं, बस में जाके हम करते हैं, रोड में जाके हम करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हम करते हैं, किसी पार्क में जाके करते हैं, गंदगी तो हम करते हैं। तो फिर मतलब करता कौन है, सारी चीज़ें तो हम करते हैं ना। तो यदि हम ही सुधर जाएं, हम अपना अपना, सिर्फ दूसरे का नहीं कि आपके अपने फ्रेंड का उठाना है, अपने दोस्त का उठाना, अपनी मम्मी का उठाना, पापा को, सिर्फ अपना उठाओ। और हमारे साथ साथ, मैं ये नहीं कि सिर्फ आप सोच लोगे तो देश बदल जाएगा, हमारे साथ साथ यदि सभी लोग ऐसा सोचें तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक बार वोट दे के नेताओं को जिता दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, और वो भी बहुत अच्छे बखूबी निभाते भी हैं, ठीक है। वादे कर दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब कहाँ तक करें बेचारे, जितना बन पड़ा तो किए, नहीं तो अपना ऐशो आराम किए, अपनी ज़िंदगी काटे बस। और उनके बाद 5 साल बाद उनका कार्यकाल समाप्ति हो जाता है। थोड़ा अच्छा कर दिए, कहीं पे रोड वगैरह बना दिए, अच्छा खासा मतलब निर्माण करवा दिए, तो चलो दूसरी बार भी आ जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम है हमारा, और यही सिस्टम जब तक रहा आएगा तो हम ऐसे ही सब पे दोष मरते रहेंगे और हमारा कुछ होने वाला भी नहीं, ठीक है। इसलिए हमेशा हमको बदलते रहना चाहिए। आप देख रहे हो प्राचीन काल से आज तक हम एक बंदर से मानव बन गए हैं, और मानव से भी पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो इसलिए ये सारी बातें हम पे आनी चाहिए, और हमको ये सब कुछ थोड़ा बहुत सोचते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक न्यू जनरेशन के हैं, और एक यदि इनोवेशन लाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं तो बेटर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सो अब आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम वहाँ पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आदिवासी और प्रचलित छवियों के बारे में, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।